हाय। हम लोग क्लास टेंथ के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास टेंथ के हिस्ट्री का जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है, उस चैप्टर का आज हम लोग आखिरी वीडियो बना रहे हैं। लास्ट वीडियो फिफ्थ वीडियो होगा, फिफ्थ पार्ट होगा। 4 पार्ट इससे पहले हम ऑलरेडी बना चुके हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट और फिर पूना पैक्ट वगैरह सब के बारे में हम बात किए थे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन कैसा कैसा था लोगों का, इन सब चीज़ों के बारे में। पीजेंट क्यों पार्टिसिपेट किए थे, वर्कर्स क्यों पार्टिसिपेट किए थे, बिजनेस क्लास पार्ट क्यों पार्टिसिपेट किए थे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किए। अब उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, लिमिटेशन क्या था, आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कमी और खामी क्या थी, तो हम उस चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये हमारा डिस्कशन करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या है लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या क्या कमी और खामी थी। तो देखिए, सबसे पहली कमी और खामी थी, द दलित एंड अनटचेबल डिडंट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्टिवली। बोला जा रहा दलित और जो अनटचेबल्स थे, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, दलित थे, अनटचेबल्स थे, वो लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए, क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड कर रहे थे और अंबेडकर साहब उनकी डिमांड को लेकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। तो देखिए, दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित, वो सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे। फाइनली सेपरेट इलेक्टोरेट जो है अंग्रेजी हुकूमत इन लोगों को ग्रांट कर देती है दलित लोगों के लिए। जो इससे पहले अगर सेपरेट इलेक्टोरेट देखिएगा तो 1909 में मुस्लिमों को दे दी गई। 1919 एक्ट में जो बाकी और मुस्लिम के साथ और भी माइनॉरिटी सभी को दे दिया गया, अंग्रेज़ों ने ग्रांट कर दिया। और 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है दलित लोगों को भी रिजर्वेशन दे दिया। तो उसी की ये लोग डिमांड कर रहे थे। तो इन लोगों की डिमांड कांग्रेस से अलग थी, इसीलिए जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। देखिए, बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित, formed an association called the Depressed Class Association। ये याद रखिएगा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कौन बनाए थे? बी आर अम्बेडकर बनाए थे। ये एक एसोसिएशन था जो दलित लोगों के लिए एसोसिएशन बनाए थे और सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए ये मांग कर रहे थे। ही हैड अ कन्फ्लिक्ट विद द गांधी जी। बोला जा रहा है कि बी आर अम्बेडकर साहब का गांधी जी से कन्फ्लिक्ट चल रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट के इश्यूज़ पर ही, जो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो बीच में ही छोड़ करके आ जाते हैं और इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं। फिर जो है अंग्रेजी हुकूमत अम्बेडकर साहब की डिमांड को मान करके सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट कर देती है। गांधी जी जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के इस फैसले की वजह से, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, ये आराम से मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। कम्युनल अवार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडियन सोसाइटी को बांटने की कोशिश की जा रही थी, दलित लोगों को या डिप्रेस्ड क्लास लोगों को सोसाइटी से अलग करने की कोशिश की जा रही थी। तो गांधी जी इस फैसले के खिलाफ वो फास्ट एंड टू डेथ पर बैठ जाते हैं। फिर बाद में वो पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में, ठीक है। और फाइनली जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको ख़त्म किया जाता है और रिजर्वेशन इन लोगों को दी जाती है। तो लिखा हुआ ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द गांधी जी, पूना पैक्ट वाज साइंड इन 1932 बिटवीन देम। बोला जरा पूना पैक्ट 1932 में साइन किया गया था दोनों के बीच में। किनके बीच में? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर साहब के बीच में साइन की गई थी। द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड अ रिजर्व्ड सीट फॉर द मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। बोला जा रहा है कि सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि दलित और अनटचेबल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे बढ़ चढ़ करके। ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे क्योंकि इन लोगों की डिमांड कांग्रेस से अलग थी। फिर दूसरा लिमिटेशन है कि जो मुस्लिम थे उसका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, जो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे भी थे। वो इस वजह से क्योंकि इन लोगों की, मुस्लिम लोगों की भी डिमांड, मुस्लिम लीग की डिमांड ये थी, मुस्लिम लीग पार्टी थी जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की पार्टी थी कि मुसलमानों का भी सीट रिजर्व कर देना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, मीन्स अभी के डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें। देखिए, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम डिडंट पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, मतलब ज़्यादातर मुस्लिम जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब देखिए, तो ये हमारा लिमिटेशन ख़त्म हो गया। अब साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन हुआ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को नया कानून लाना था। तो नया कानून जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इस कानून के आने के बाद भी इंडिया में बहुत प्रोटेस्ट वगैरह सब हुआ, लेकिन फाइनली कुछ जो है कंप्रोमाइजिंग था, मतलब कानून बहुत बुरा नहीं था, तो लोगों के डिमांड के हिसाब से अकोमोडेटिव था, तो लोग उस कानून को मानते हैं। और इस कानून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बहुत सारे जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जिसको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कहते हैं, मतलब स्टेट्स के इलेक्शन वगैरह में, स्टेट्स में गवर्नमेंट फॉर्मेशन में यहाँ के लोगों को जो है ऑटोनॉमी दी जाती है, यहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर कर दिया जाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट दे दी जाती है यहाँ के लोगों को गवर्नमेंट चलाने के लिए। इलेक्शन होता है 1937 में, और 1937 में जब सारे स्टेट्स में, मीन्स अभी जिसको स्टेट कहते हैं उसको प्रोविंस कहा जाता है उस ज़माने में, तो सारे प्रोविंस में इलेक्शन होता है। उन सब प्रोविंस में, ज़्यादातर प्रोविंस में कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेती है। मुस्लिम लीग जो है बहुत मुश्किल से जो है वो एक दो स्टेट्स में, एक दो प्रोविंस में गवर्नमेंट बना पाती है, लेकिन हम कह सकते हैं ज़्यादातर जगहों पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेती है और ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा होता है। लेकिन उसी बीच में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है तो ब्रिटिशर्स बिना इंडिया के लोगों का मशवरा लिए हुए, बिना इंडिया के लोगों का कंसेंसस लिए हुए ब्रिटिशर्स ये ऐलान कर देता है कि इंडिया भी हमारे साथ वर्ल्ड वॉर का हिस्सा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। इस वजह से इंडिया के लोग और कांग्रेस के लीडर सब नाराज़ होते हैं अंग्रेज़ों के इस फैसले के खिलाफ, और सभी इस गवर्नमेंट से जो है रेजिग्नेशन दे देते हैं, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो गवर्नमेंट इंडियन सब चला रहे थे। और फिर ये लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, किसके खिलाफ? अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, जिस प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है इंडिविजुअल सत्याग्रह से। इंडिविजुअल सत्याग्रह वो इसलिए था कि इंडिविजुअल तरीके पर, अकेला लेवल पर लोग जो है वो मूवमेंट की तैयारी कर रहे थे। ये एक जो है ये एक प्रैक्टिस था एक बड़े आंदोलन के लिए, जो गांधी जी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इलेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर नहीं होगा, हाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, कांग्रेस पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ द असेंबली। बोला जा रहा है इन इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इन इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, कांग्रेस पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ द असेंबली। ये बताए थे 1935 एक्ट के वजह से यहाँ के लोगों को, यहाँ कांग्रेस पार्टी को और यहाँ के लोगों को प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नमेंट बनाने, इलेक्शन कंटेस्ट करने और गवर्नमेंट बनाने की कहीं ना कहीं राइट्स दी गई थी। और जब इलेक्शन होता तो 1937 में इलेक्शन होता, उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर जगहों पर गवर्नमेंट बनाती है। अब आगे देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ चला कब से? 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। कांग्रेस गवर्नमेंट रिजाइन फ्रॉम ऑल द असेंबली, ठीक है। वो इस कांग्रेस गवर्नमेंट क्यों रिजाइन कर देती है प्रोविंशियल असेंबली से, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से? वो इस वजह से क्योंकि बिना इंडियन के कंसेंसस के, बिना इंडियन के रजामंदी के, बिना इंडियन लोगों के मशवरा लिए हुए या कांग्रेस पार्टी के मशवरा लिए हुए, या जो बड़ी पार्टी थी या मेजोरिटी ऑफ लोग थे, वो बिना उनके कंसेंसस के ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐलान कर देती है कि इंडिया भी हमारे साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा है, जिस वजह से यहाँ के लोग रेजिग्नेशन दे देते हैं और सब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। एट दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और उस प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है इंडिविजुअल सत्याग्रह से, जो कि 1940 में शुरू हुई थी। और इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले लीडर होते हैं विनोबा भावे और सेकेंड लीडर होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह था। अब हम लोग दूसरी तरफ आते हैं, तो यहाँ देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है। अब गांधी जी का हम इस चैप्टर में आप मेनली देखे होंगे, जो नेशनल मूवमेंट है 1916 से लेकर के, तो करीब करीब गांधी जी का जो मेजर मूवमेंट सब है उन्हीं सबको पढ़ना है। तो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, गांधी जी का बड़ा मूवमेंट, ऑल इंडिया लेवल जो मूवमेंट था, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, ये भी गांधी जी का बड़ा आंदोलन था। तो उससे पहले देखे थे चंपारण वगैरह सब जो पहले ही हुआ था, जो ऑल इंडिया लेवल का सत्याग्रह नहीं था। तो गांधी जी का एक बड़ा आंदोलन है क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट, भैया भारत छोड़ो आंदोलन हुआ क्या था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह के टाइम में इंडिया के जितने भी जो लीडर्स होते हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से रेजिग्नेशन दे देते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हो चुका है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं दो ग्रुप के बीच लड़ी गई थी, एलाइड पावर और एक्सिस पावर। एलाइड पावर में ब्रिटेन था, रशिया था, यूएसएसआर था, फ्रांस था, ये सब जो है बड़ी बड़ी पावर्स थी, अमेरिका वगैरह, यूएसए भी उसी में था। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान होता है। तो जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरू में हावी हो रहा था, और साउथ ईस्ट एशिया में जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी उन सब जगहों को जापान कब्जा कर रहा था। अब ब्रिटेन पर अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि इंडियन लोगों का वॉर में कॉपरेशन जो है ढूंढो, इंडियन लोगों से कॉपरेशन लो, जिस वजह से बहुत सारी मिशन आती है। जैसे एक अगस्त ऑफर आता है, इंडियन लोगों को कहा जाता है
आप वॉर में कॉपरेट कीजिए, जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे वगैरह। इंडिया के लोग इनकार कर देते, कहते हैं कि हमारा तो डिमांड था पूर्ण स्वराज का, जो 1929 में हम लोग जो है ये इरादा लिए थे, तो किसी तरीके से कोई कॉपरेशन नहीं मिलता है। फिर एक और मिशन आता है क्रिप मिशन, तो क्रिप मिशन आता है, तो क्रिप मिशन में भी ऑलमोस्ट ऐसी ही सिमिलर बातें होती है। तो इंडिया के लोगों का कहना होता है कि पहले आप हमको आज़ाद कीजिए, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तब हम आपका साथ देंगे जो इम्पेरियलिस्ट पावर के ख़िलाफ़। तो आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, उससे हमारी क्या लेना देना। आप तो उल्टा देखा जाए तो आप हमारे यहाँ ही हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुकूमत कर रहे हैं। तो क्रिप मिशन में जो प्रोपोज़ल था इंडिया के लोगों के लिए कि आप वॉर में कॉपरेट कीजिए, वॉर ख़त्म हो जाएगा तो आपको ये चीज़ दे दिया जाएगा, तो इंडिया के लोग इनकार कर देते हैं और क्रिप मिशन के ख़िलाफ़ गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रम्बलिंग बैंक। क्रिप मिशन के बारे में गांधी जी का क्या स्टेटमेंट होता है? क्रिप मिशन को गांधी जी कहते हैं अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक। क्रम्बलिंग बैंक ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, याद रखना है, अलग अलग एग्जाम में पूछ सकता है। तो किसके खिलाफ? यहाँ लिख देते हैं अगेंस्ट क्रिप मिशन। जो क्रिप मिशन में कुछ प्रोपोजल था इंडिया के लोगों के लिए कि इंडिया के लोग ब्रिटिशियर्स को वॉर में कॉपरेट करें, और जो है जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को कुछ प्रॉमिस किया जा रहा था कि आपको ये सब चीज़ मिलेगा। तो गांधी जी क्या कहते हैं, ये जो आपका क्रिप मिशन में जो प्रोपोजल है वो वैसे बैंक के चेक के जैसा है कि कोई आदमी किसी को वैसे बैंक का चेक दे रहा है जो बैंक कंगाल होने वाली है या उस बैंक में पैसा ही नहीं है, तो वैसे चेक से क्या फ़ायदा। तो वैसे ही गांधी जी का कहना था कि आपका जो प्रॉमिस है, आपका जो कहीं ना कहीं जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वॉर ख़त्म हो जाएगा और तब आप हमको ये सब चीज़ ग्रांट कीजिएगा, तो आपकी हालत तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खुद ही अच्छी नहीं है। और इसके खिलाफ गांधी जी अब एक बड़ा आंदोलन शुरू करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। उस आंदोलन का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये हुआ था। देखिए, ऑन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस पास्ड अ रिजोल्यूशन टू लॉन्च अ क्विट इंडिया मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि गांधी जी के लीडरशिप में हम लोग एक बड़ा आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में ये रिजोल्यूशन पास किया जाता है। 9 अगस्त से ये आंदोलन शुरू होने वाला था, भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने वाला था। 9 अगस्त की सुबह में ही, जो सुबह होने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं कांग्रेस के, ठीक, उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। और इस तरीके से जो मूवमेंट होने से शुरू होने से पहले ही बड़े बड़े लीडर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो लीडर सब बाहर थे, जो छोटे मोटे लीडर्स थे, वो सब क्विट इंडिया मूवमेंट को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें गांधी जी पहले ही नारा दिए थे डू एंड डाई का, कि या तो हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, या तो हम अपने देश को आज़ादी दिलाएंगे, या फिर उस रास्ते में, आज़ादी दिलाने के रास्ते में हम कुर्बान हो जाएंगे। डू एंड डाई यही मतलब है कि या तो हम अपने देश को आज़ादी दिलाएंगे, या आज़ादी दिलाने के रास्ते में या आज़ादी दिलाने के दौरान हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तो ये गांधी जी का नारा था डू एंड डाई का। ये याद रखिएगा, गांधी जी का ये पहला आंदोलन था जो कि वायलेंट था, जो कि क्योंकि गांधी जी तो जेल में थे, नारा भी ऑलमोस्ट आप इस तरीके का देख सकते हैं, डू एंड डाई कहा जा रहा, ठीक है। और गांधी जी या सीनियर लीडर सब जेल में थे, लोगों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन को चलाया और बहुत बड़ा आंदोलन था। कहा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेज़ों को घुटने पर ला दिया, क्योंकि अंग्रेज़ ऑलरेडी भी परेशान थी, तो इस तरीके से अंग्रेज़ों को घुटने पर ला दिया। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, ठीक है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत बड़ा आंदोलन था जो यहाँ के मूवमेंट पर अच्छा खासा असर पड़ा। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तारी की गई थी, उन सब लीडर्स को कहाँ रखा जाता था, आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। गांधी जी को पुणे में आगा खां पैलेस एक महल होता, उसमें रखा जाता। सरोजिनी नायडू को भी वहीं रखा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को वगैरह और भी लीडर्स वगैरह को, ज़्यादातर लीडर्स को तो अहमदनगर में रखा जाता, जो कि महाराष्ट्र के रीजन में अहमदनगर का किला होता है, वहाँ रखा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना वगैरह में गिरफ्तार कर करके पटना के जेल में वहाँ पर रखा जाता है। तो ये था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी होता है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ऐलान करती है 1946 में कि हम इंडिया छोड़ करके जा रहे हैं। वो आप लोगों को नहीं पढ़ना, आप लोगों को पढ़ना 1942 तक ही, भारत छोड़ो आंदोलन तक। तो यहाँ देखिए,
On 8 August 1942, Congress passed a resolution to launch the Quit India movement under the leadership of the गांधी जी। गांधी जी के लीडरशिप में जो है ये रिजोल्यूशन पास किया गया था, एक नया आंदोलन शुरू कर रहे हैं। गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ डू एंड डाई। गांधी जी स्लोगन दिए थे डू एंड डाई का। अब देखिए इट वॉज टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉम्बे। जो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन था वो बॉम्बे से शुरू होना था 9 अगस्त को। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट शुरू होने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड ऑल द सीनियर लीडर इंक्लूडिंग गांधी जी। जितने भी सीनियर लीडर थे गांधी जी के साथ सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता मूवमेंट शुरू होने से पहले ही। लेकिन लोकल लीडर सब इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया। जो इंडिया में जो नेशनलिज्म था, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग था वो कैसे हुआ। तो हम क्या देखते हैं यूरोप में जो नेशनलिज्म हुआ वो अपनी हुकूमत के खिलाफ ही लोग या अपनी हुकूमत अपने किंग्स के जुल्म ज्यादती या अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजन की वजह से, इन सब ग्रीवांसेस की वजह से लोग एकजुट हो गए। लेकिन इंडिया में जो नेशनलिज्म हुआ वो कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, मतलब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ या बाहरी हुकूमत के खिलाफ जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, इंपेरियलिस्टिक पावर थी, उन सब चीज़ों के खिलाफ लोग एकजुट हो गए। इस आंदोलन के दौरान, यूनाइटेड स्ट्रगल के दौरान लोग एकजुट हो गए, अपनी आइडेंटिटी जो है वो तलाश लिए और कॉमन एनिमी तलाशे कि हम सब का एनिमी कौन है, ब्रिटिशियर्स है। इसी सब दौरान बहुत सारे जो है वो सॉन्ग बनाए गए, जैसे वंदे मातरम है और भी अलग अलग तरीके का सॉन्ग है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया और भी बहुत तरीके की स्टोरी, हिस्ट्री, सॉन्ग, कल्चर, इन सब चीज़ों की वजह से लोग एक और एकजुट होते चले गए। तो यहाँ देखिए द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। सभी लोगों ने मिलजुल करके बाहरी हुकूमत के खिलाफ या कॉलोनियल हुकूमत के खिलाफ लड़े, जिस वजह से सभी एकजुट हो गए। क्यों? सभी का एनिमी कौन था, पीजेंट हो या फिर हम लेबरर्स हो या फिर जो है ज़मींदार हो या फिर जो है यहाँ के कॉमन लोग हों, इन सभी का कॉमन एनिमी कौन था, ब्रिटिशियर था। तो जनरली आप देखिए गांधी जी सभी जो है समाज सोसाइटी के सभी तबके को एक जो है सूत्र में जोड़ दिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किए थे। तो ये सब क्या है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। सभी मिलजुल करके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कॉलोनियल हुकूमत के खिलाफ लड़े और सभी एकजुट होते चले गए। हिस्ट्री थी कॉमन हिस्ट्री लोगों की थी कि जो है ना सभी कहीं ना कहीं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुआ है। कॉमन फिक्शन है, कॉमन सॉन्ग है, सिंबल है, ये सब भी रोल प्ले किया है मेकिंग नेशनलिज्म में, मतलब सभी को एक जो है ना फीलिंग ऑफ वननेस और कॉमननेस डेवलप करने में। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन्ड अ स्वराज फ्लैग। बोला जरा 1921 तक गांधी जी एक जो है फ्लैग जो है डेवलप किए थे, बनाए थे, जिसको स्वराज फ्लैग कहा जाता है। इट वॉज अ ट्राई कलर, ये 3 कलर का था। कौन कौन सा कलर था, रेड, ग्रीन, व्हाइट एंड हैड द स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। जो बीच में स्पिनिंग व्हील था जो है सेंटर में गांधी जी ऐसा फ्लैग जो है वो बनाए थे। इस तरीके से स्पिनिंग व्हील हम कह सकते हैं, जो चक्का था सेंटर में। तो ये जो है हमारा यहाँ पर इसमें एक पॉइंट आप लोग और ऐड करेंगे, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये लिखना है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के जैसे इंडिया में जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म था वो अलग था। यहाँ पर बाहरी हुकूमत के खिलाफ लोग एकजुट होने शुरू हो गए और उसके बाद यहाँ से लिखना है आगे, ठीक है। तो यहीं पर आप लोगों का टॉपिक ख़त्म होता है, ये चैप्टर कंप्लीट ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोगों का वो एक ही चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर को एक वीडियो में, एक पार्ट में हम 40 to 45 मिनट में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल में, बोर्ड के एग्जाम में, उन सब चीज़ों को एक वीडियो में बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों को जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब लोगों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।